बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अब हम पढ़ने लगे हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड डिजीज़ को। आपको बताया कि प्रोस्टेट जो है वो एक स्मॉल राउंडेड ऑर्गन है दैट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्लैडर। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास ब्लैडर है। ठीक है, ब्लैडर जो है वो एम्प्टी होता है इनटू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के अराउंड यहाँ पे बेस ऑफ ब्लैडर के पास ही ये एक राउंडेड स्मॉल सा ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोस्टेट। 11 to 15 ग्राम इसका नॉर्मल वेट होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? बेसिकली एक तो प्रोटेक्शन दे रहा होता है यूरेथ्रा को। सेकेंडली क्या है कि इसके अंदर ये स्क्रीशन, इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स होते हैं अल्कलाइन स्क्रीशंस करते हैं। सीमेन का तकरीबन 35% जो कंपोनेंट होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय दी ग्लैंड्स ऑफ प्रोस्टेट। ठीक है, ओके। सो ये हो गया इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आप इसकी हिस्टोलॉजी को देखें तो ये किस किस चीज़ से बना होता है? इसका एक ग्लैंडुलर कंपोनेंट होता है। ठीक है, और दूसरा फाइब्रो मस्कुलर कंपोनेंट होता है, जिसको हम दूसरे वर्ड्स में स्ट्रोमा भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा और ग्लैंड्स दो ही चीज़ें होती है ना। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ग्लैंड्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें ये ग्लैंड है, यहाँ पे ग्लैंड है, ये ग्लैंड है। सही है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। और ग्लैंड्स जो हैं, ग्लैंड्स के अलावा यहाँ पे आपको ये सारा जो बाकी एरिया है जो कि ये सराउंड कर रहा हुआ है इसको, ये सारा एरिया जो है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय मसल्स एंड फाइबर्स। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल्स, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ, यहाँ पे स्पिंडल सेल्स हैं बेसिकली, जो कि मसल्स हैं, और इसी तरह कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, और कुछ ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे स्क्रीशंस जो होती हैं, ईओसिनोफिलिक हाईलाइन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये स्क्रीशन बना रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉर्पस अमेलिकम। ठीक है, ओके। अब अगर इसके ग्लैंड्स की बात करें, ठीक है, मैं अगर ये एक ग्लैंड ले लेता हूँ, ठीक है, और ग्लैंड की मैं मज़ीद हिस्टोलॉजी को जूम करता हूँ तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे बेसिकली दो लाइनिंग्स होती हैं एपिथेलियम की। ठीक है, इनर लाइनिंग होती है, इनर लाइनिंग बनी होती है बेसिकली टॉल कलमनर सेल्स से। ठीक है, और बाहर वाली लाइनिंग होती है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय क्यूबॉइडल सेल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको जूम करके पिक्चर दिखाई गई है, इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पे देखिए ये सिक्रीटी एपिथेलियम है। दिस इज़ बेसिकली टॉल कलमनर सेल्स। ठीक है, जो कि सिक्रीशंस करते हैं, और बाहर जो हैं क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं, ये वाले सारे। ठीक है, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स। ओके, सो ये दो लाइनिंग्स होती हैं इसके अंदर। ये प्रोस्टेट का नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रोस्टेट की मेन दो डिजीज़ को, दैट इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड प्रोस्टेटिक कैंसर। अब अगर आप इसकी एनाटॉमी को मज़ीद देखें तो इसके अंदर कुछ जोन्स होते हैं। ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। तो सेंटर में क्या होगा, अगर आप कट सेक्शन लेंगे तो यूरेथ्रा आपको मिलेगा। उसके बाहर पेरी यूरेथ्रल जोन होता है। फिर क्या होता है, ट्रांजिशनल जोन होता है। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन के बाहर सेंट्रल जोन होता है, और सेंट्रल जोन के बिल्कुल बाहर जो है वो क्या होता है, जो रेड में आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ पेरिफेरल जोन। सही है, सो ये इसकी नॉर्मल जोन्स हैं। ठीक है, सेंटर में आपको यूरेथ्रा नज़र आ रहा हुआ है, उसके बाहर आपको ट्रांजिशनल जोन नज़र आता है, देन सेंट्रल जोन नज़र आता है, एंड देन आपको पेरिफेरल जोन नज़र आता है। अब इसमें आपको याद दो एमसीक्यूज़ करने हैं कि दो डिजीजेज, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहाँ से अराइज होता है और प्रोस्टेटिक कैंसर कहाँ से अराइज होता है। तो जो प्रोस्टेटिक कैंसर है दैट अराइजेज फ्रॉम द पेरिफेरल जोन। ठीक है, और जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है दैट अराइजेज फ्रॉम द ट्रांजिशनल जोन। ओके, ट्रांजिशनल जोन से, ये दो बातें आपको याद रखनी है। ओके, ये मैंने आपको बेसिक सारी एनाटॉमी समझा दी। अब डिजीज़ की बात करें तो पहले हमारे पास है प्रोस्टाइटिस। ठीक है, प्रोस्टाइटिस का मतलब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन। एक्यूट हो सकती है या क्रोनिक हो सकती है। बेसिकली ये दो हमारे पास नज़ीरिया गोनोरी एंड क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, ज़्यादातर इनकी वजह से होता है, और अडल्ट मेल्स में इकोलाई और सूडोमोनास की वजह से। बस आपको यही याद रखना है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है, डिसयूरिया, यूरिन आउटपुट जो होता है वो करने में मसला हो रहा होता है, एंड देन फीवर एंड चिल साथ में हो रहे होते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है ऑब्वियसली, फीवर एंड चिल साथ में हो रहे होते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो आपको प्रोस्टेट जो होगा वो टेंडर मिलेगा। सही है, पेन होगी टच करने पे। और जब आप उसका सीबीसी करेंगे तो उस पर आपको डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि आपको पता है कि इन्फेक्शन जब होता है तो डब्ल्यूबीसीज रेज्ड होते हैं, और जब आप कल्चर करेंगे तो आपको जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होगा वो मिल जाएगा। सिंपल, क्या है, इन्फ्लेमेशन है प्रोस्टेट की। नज़ीरिया गनोरी और क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस जो सेक्सुअली अडल्ट यंग मेल्स होते हैं, सेक्सुअली
एक्टिव मेल्स होते हैं उनके अंदर होता है, और ज़्यादा ओल्डर एडल्ट्स के अंदर इकोलाई और सूडोमोनास की वजह से होता है। क्रोनिक प्रोस्टाइटिस की भी सेम इसी तरह होती है, बट इसमें ना फीवर एंड चिल्स ज़रा कम होते हैं और WBCs भी रेज्ड होते हैं, बट कल्चर जो होते हैं वो अमूमन नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोस्टाइटिस। अब हम पढ़ते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी क्यों है। अब बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या नज़र आ रहा है, एक तो बिनाइन वर्ड है, दूसरा हाइपरप्लेजिया है, तो आपको यहीं से मॉर्फोलॉजी भी सारी आ जानी चाहिए। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो ज़्यादा हुए होंगे। ठीक है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट भी प्रोलिफरेटेड होगा, स्ट्रोमल कंपोनेंट भी प्रोलिफरेटेड होगा, एंड सेकेंडली इट्स बेनाइन, इट्स नॉट मलिग्नेंट। ठीक है, इसमें एक हिंट ये दिया होता है कि PSA प्रोस्टेटिक एंटीजन जो होता है, हम सीरम मार्कर है, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर इट। ठीक है, ये बहुत सारी और डिजीज़ में भी रेज्ड होता है। इसका अगर माइल्डली रेज्ड हो, ठीक है, तो हम कहते हैं कि दिस इज़ बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। बट इट्स अगर ये एक्सपोनेंशियली रेज्ड हो, लाइक इट इज़ मोर देन 10 mg/dL, तो वी से कि ये क्या है, कैंसर है। ठीक है, सो दिस इज़ अ हिंट, दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक। ओके, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ द प्रोस्टेटिक स्ट्रोमा एंड ग्लैंड्स। ठीक है, एज रिलेटेड ज़्यादातर अबव 60 ईयर ओल्ड लोगों के अंदर ये होता है। अच्छा, और ये किस जोन से होता है, ट्रांजिशनल, जिसे हम पेरीयूरेथ्रल जोन भी कहते हैं, बट आपने ट्रांजिशनल याद करना है। ओके, MCQs में आता है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। नॉर्मली हमारे पास टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर रहा होता है एक एंजाइम जिसे हम कहते हैं 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2। ठीक है, 5-अल्फा रिडक्टेज टाइप 2, ये इसको कन्वर्ट कर देता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। अब जब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन ने क्या करना है, एंड्रोजन के रिसेप्टर भी बाइंड करना है ना, क्योंकि डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन ही हैं। तो एंड्रोजन रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, प्रोस्टेट के अंदर, उसके ऊपर जाके बाइंड करता है, और उसकी वजह से वो क्या करता है, जीन्स एक्टिवेशन करता है, जीन एक्टिवेशन करता है। ठीक है, जीन एक्टिवेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स की डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। अब ग्रोथ फैक्टर्स की डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, जैसे ग्रोथ फैक्टर 7 जो होता है, ये क्या करता है, जिसको हम कैरोटीनोसाइड ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं, ये क्या करता है कि स्ट्रोमल ग्रोथ या स्ट्रोमल प्रोलिफरेशन ज़्यादा करा देगा। ठीक है, स्ट्रोमल कंपोनेंट को बढ़ा देगा। सेकेंडली फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1, 2 और इसी तरह टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, ये भी क्या करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन कराते हैं। अल्टीमेटली ये की बात हो रही है। ठीक है, ओके। थर्ड क्या होता है कि बाकी जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एपोप्टोसिस को रोकते हैं। किसकी, एपिथेलियल सेल्स की। नॉर्मली ये हो रहा होता है ना कि एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो बेसिकली डाई करते हैं, वो देन रीग्रो करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एपोप्टोसिस को रोक देगा। तो न्यूअर उसी तरह ही बन रहे हैं, बट पुराने वाले एपोप्टोज नहीं हो रहे, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर देगा। यहाँ पे एक MCQ आपसे पूछा जाता है कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के अंदर मेनली किस चीज़ की प्रोलिफरेशन हो रही थी, तो मेनली होस्ट्रोमल कंपोनेंट की रही होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट की स्ट्रोमल कंपोनेंट्स की हो रही होती है, बट बिकॉज एपिथेलियल कंपोनेंट की एपोप्टोसिस नहीं हो रही होती, तो दैट सीम्स कि दे आर ऑल्सो प्रोलिफरेटेड। समझ आ रही है ना बात की। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। सही है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे, बहुत सिंपल है और आसान है। ठीक है, एक क्या होगा, पहली बात तो यह है कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया ट्रांजिशनल जोन से होता है। सेकेंडली वेट इंक्रीज कर जाएगा, जहाँ नॉर्मल 11 से 15 ग्राम होता है वहाँ पे 60 to 100 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, थर्ड, अब आपने देखना है कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया स्ट्रोमल कंपोनेंट भी इंक्रीज कर रहा होता है, ग्लैंडुलर कंपोनेंट भी इंक्रीज कर रहा होता है, बट आपने देखना है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी पे कौन सा कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट ज़्यादा हुआ होगा ना, तो उस लिहाज से फीचर आएंगे। सपोज करें कि एक ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा हुआ होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्क्रीशंस करते हैं, तो आपको फ्लूइड मिलेगा। ठीक है, आपको एक्सुडेट मिलेगा, फ्लूइड मिलेगा वाइटिश कलर का। सही है। सेकेंडली दे आर सॉफ्ट। ठीक है, अगर ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बट आपने फिर देखना है कि उसमें क्या ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा हुआ है या स्ट्रोमल कंपोनेंट ज़्यादा हुआ है। अगर तो ग्लैंडुलर कंपोनेंट ज़्यादा हुआ है तो दैट वुड बी सॉफ्ट। ठीक है, और हनीकॉम्ब अपीयरेंस देगा, और साथ में क्या होगा, दैट विल क्योंकि स्क्रीशंस हो रही होती हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, स्क्रीशंस करना, तो वहाँ पे आपको पिंक वाइटिश कलर का फ्लूइड मिलेगा। बट अगर स्ट्रोमल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हुआ है इन कंपैरिजन टू द ग्लैंडुलर कंपोनेंट, तो स्ट्रोमल कंपोनेंट ने क्या करना है, जैसे फाइब्रोसिस होती है, फाइब्रोसिस क्या होती है, टफ। ठीक है, तो टफ अपीयरेंस होगी, ठीक है, नोडुलर अपीयरेंस होगी, और कोई फ्लूइड नहीं मिलेगा आपको। तो ये बात है सिंपल। आपने 3 बातें याद रखनी है, एक कि वेट ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है, ट्रांजिशनल जोन से हो रहा हुआ है, ठीक है, जोन आपने याद रखना है। थर्ड आपने याद रखना है कि कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज हुआ हुआ है। अगर तो ग्लैंडुलर कंपोनेंट इंक्रीज हुआ हुआ है तो दैट वुड अपीयर एज सॉफ्ट नोड्यूल्स, ठीक है, और साथ में स्क्रीशन आपको मिलेंगी, ठीक है। और अगर स्ट्रोमल कंपोनेंट ज़्यादा हुआ है तो दैट वुड बी हार्ड ग्रे, ठीक है, और कोई फ्लूइड नहीं मिलेगा आपको। तो ये होगी इसकी ग्रॉस मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक पे, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक पे आपको क्या मिलेगा, नॉर्मली क्या था, मैंने आपको बताया था कि दो लाइनिंग्स होती हैं ग्लैंड्स की, ठीक है। ग्लैंड्स को आप देखिए, आपने सिंपल लिखना है कि हाइपरप्लेजिया इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें। हाइपरप्लेजिया में आपके पास क्या होगा, ग्लैंडुलर कंपोनेंट का भी हाइपरप्लेजिया हुआ होगा, स्ट्रोमल कंपोनेंट का भी हाइपरप्लेजिया हुआ होगा, ठीक है। ये तो बात क्लियर होगी साइड पे, ठीक है। अब ग्लैंडुलर कंपोनेंट कैसे हाइपरप्लेजिया होगा कि नंबर ऑफ ग्लैंड जो होगा वो ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होगी वो किस तरह नजर आएगी, आपको इस तरह फोल्ड्स बनाते हुए नजर आएगी अंदर की तरफ, पेपिलरी इनफोल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, ठीक है, जैसे ये पेपिलरी इनफोल्डिंग्स नजर आएंगी। लाइनिंग जो होगी उसी तरह दो लाइन्स ही होंगी, एपिथेलियल लाइनिंग्स दो ही होंगी, ठीक है, आउटर क्यूबाइडल, ठीक है, और इनर कलमनर, ठीक है, दो लाइनिंग्स ही होंगी, सही है। ये आपको याद रखना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड प्रोस्टेटिक कैंसर, ठीक है। प्रोस्टेटिक कैंसर में क्या हो रहा होता है कि उसमें एक ही लाइनिंग रह जाती है, अंदर वाली सिक्रेटरी लाइनिंग खत्म हो जाती है, सही है। ये बात आपको याद रखनी है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। उसके अलावा कॉर्पोरा माइलेशिया नॉर्मली होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा आपको कुछ इन्फेक्शन नज़र आ सकती है कहीं पे, ठीक है, थोड़े बहुत फोकाई ऑफ नेक्रोसिस भी नज़र आ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोमल कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है स्ट्रोमल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो स्ट्रोमल कंपोनेंट ज़्यादा हुआ होगा तो ये कैसे नज़र आ रहा होगा, एग्रीगेट्स ऑफ स्पिंडल सेल्स, शेप सेल्स, ठीक है, क्योंकि वो स्पिंडल सेल्स शेप नहीं है ना, स्मूथ मसल्स है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। यूरेथ्रा दरमियान में क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। मैं आपको एक और पिक्चर से दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये देखें यहाँ पे क्या हुआ है, ये नॉर्मल है, इसमें देखें ये आपको यूरेथ्रा का कितना अच्छा ल्यूमेन नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ हुआ है, ठीक है। स्ट्रोमल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। सेकेंडली ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं, ग्लैंड्स की प्रोलिफरेशन हुई है। यहाँ पे देखें कॉर्पोरा माइलेशिया बहुत नज़र आ रहा है, और ग्लैंडुलर जो एपिथेलियम है उसके अंदर देखें दो लाइनिंग्स ही हैं, ठीक है, बाहर वाली क्यूबाइडल, अंदर वाली कलमनर एपिथेलियम, ठीक है, और पेपिलरी इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं ये, ठीक है, पेपिलरी इनफोल्डिंग्स बना रहे हैं। तो यही आपको इसकी हिस्टोलॉजी में आपको देखना है, ठीक है। होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो क्या हो सकती हैं, देखें अगर यूरेथ्रा जो है वो कंप्रेस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा कंप्रेस हो गया तो फ्लूइड जो होगा वो बिल्डअप होगा इन द ब्लैडर में क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लूइड बिल्डअप होगा, वो प्रेशर बनाएगा तो क्या होगा, आउट पाउचिंग हो सकती है, ब्लडर जो है वो डाइवर्टिकुलम बना सकता है। डाइवर्टिकुलम क्या होता है कि जो वीक एरिया होता है वहाँ से परफोरेशन हो और ब्लडर जो है वो एक और आउट पाउचिंग बना ले, दैट इज कॉल्ड एज डाइवर्टिकुलम, ठीक है। एक ये हो जाएगा। उसके अलावा क्या होगा कि फ्लूइड जो है जब स्टे करेगा तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस होंगे, तो सिस्टाइटिस हो सकता है, ठीक है, ब्लडर का इन्फेक्शन। उसके अलावा अगर वो सिस्टाइटिस ऊपर की तरफ चला गया, अगर आपका जो वेजिको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स है वो ख़राब है तो यूरेटर्स के ज़रिए ऊपर किडनी की तरफ जाएगा इन्फेक्शन, तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है, हाइड्रोनेफ्रिस हो सकता है। तो ये सारी इसकी क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। होपफुली आपको ये समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो आपको मैंने ये कॉम्प्लिकेशंस भी बता दी और ये भी क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। पेशेंट कहेगा कि जब वो यूरिन करने के लिए जाता है तो उसे यूरिन करने में मसला होता है, या फिर जब वो स्टॉप करना चाहता है तब उसे स्टॉप नहीं हो रहा था। बेसिकली उसकी ड्रिबलिंग होती रहती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ख़राब है, ठीक है, धार नहीं बनती, ही वुड कंप्लेन लाइक दिस, ठीक है, क्लिनिक में। उसके अलावा आपने देखना है कि प्रोस्टैटिक एंटीजेंस जो PSA हैं उसके लेवल्स भी क्या होंगे, माइल्डली रेज्ड होंगे, ठीक है, बट इट वुड बी स्टिल लेस देन 4। अब एक्चुअली मैंने एज के लिहाज से आपका PSA का लेवल जो होता है ना वो बढ़ रहा होता है। जैसे कि नॉर्मल आपका लेवल जो होता है 49 ईयर्स के लोग होते हैं उनके अंदर 2.5 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, बट अगर ये बढ़ गया हुआ है 3 तक हो गया हुआ है, दिस इज़ इंडिकेटिव बट दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक। आपको याद रखना है PSA इज़ नेवर स्पेसिफिक, ओके। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच। कोई बात समझ नहीं है, यू कैन आस्क मी। अल्लाह हाफिज़।